हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला में। मैं अंजनी कुमार शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्रायः उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः कथ्यते, अर्थात जिस समास में प्रायः लगभग दूसरे पद की या उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके कुछ विशेषताएं हैं, उनको जान लेते हैं। तो विशेषताओं में तो पहली विशेषता हो जाएगी इसकी, प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरी विशेषता क्या है? तत्पुरुष है। ये एक शब्द है हमारे पास, एक पद है पूरा, तत्पुरुष है, सामासिक पद है। और इस पद की दो प्रकार की विग्रह होती है या दो विग्रह होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, तत्पुरुष है शब्द की दो विग्रह कौन सी होती हैं? तस्य पुरुष है तो क्या बनेगा? तत्पुरुष है। दूसरी क्या है? सह पुरुष है तो उससे भी क्या बन जाएगा? तत्पुरुष है। तो तीसरी विशेषता है हमारे पास कि इन दोनों विग्रहों के आधार पर, जो हमने ये विग्रह की हैं, इन दोनों के आधार पर तत्पुरुष समास के दो प्रकार माने जाते हैं। यानी तत्पुरुष समास इन विग्रहों के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तत्पुरुष समास के भेद देखिए, सबसे पहले हमने विग्रह की थी तत्पुरुष शब्द की कि तस्यः पुरुष है। तो तस्यः पुरुष के अनुसार जो पहले भेद होगा वो कौन सा होगा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और दूसरी विग्रह हमने की थी कि सह पुरुष है, तो उसके आधार पे कौन सा हो गया? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो जानते हैं कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का माना जाता है। तो आइए जानते हैं हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसके सामासिक पद का विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात हमें समास करने के लिए दो पदों की आवश्यकता होती है, और जब सामासिक पद बन जाता है तो सामासिक पद का जब विग्रह करते हैं तो दो पद अलग अलग होते हैं, और उनमें जब अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, राजपुरुष है, राजपुरुष है एग्जाम्पल है हमारा, और इसका हमने विग्रह किया कि राज्ञः पुरुष है, राज्ञः पुरुष है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि राजपुरुष है जो है उसके एक सामासिक पद है, और यहाँ पे देखेंगे विग्रह कर रहे हैं तो राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे दूसरे पद की प्रधानता हो रही है, लेकिन इन दोनों पदों में देखेंगे तो यहाँ पे राज्ञः शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और पुरुष शब्द में प्रथमा विभक्ति का। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे कौन सा समास माना जाता है? व्यधिकरण तत्पुरुष समास माना जाता है। और ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से इसके भेद हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानते हैं। तो अगला बिंदु हमारा व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, यानी इसके 6 उपभेद माने जाते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के। तो कौन कौन से होते हैं? द्वितीय कर्म कारक, द्वितीय कर्म कारक व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तृतीय करण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। चतुर्थी संप्रदान व्यधिकरण तत्पुरुष समास। पंचमी अपादान व्यधिकरण तत्पुरुष समास। षष्ठी संबंध व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और सप्तमी अधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। अर्थात इन सभी समासों के साथ में ये नाम जोड़ा जाता है कि द्वितीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास, तृतीय व्यधिकरण तत्पुरुष समास, चतुर्थी व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से भी इनको जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्वितीय कर्म कारक व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो आइए जानते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास का प्रथम उपभेद है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है कि श्रित, पतित, गत या आगत, अत्यस्त, प्राप्त, अतीत एवं
आपन्न, इनमें से कोई भी शब्द अगर हमें प्राप्त होता है किसी सामासिक पद में, द्वितीय तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसमें द्वितीय तत्पुरुष समास माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कृष्ण श्रिता है, एक एग्जाम्पल हमारे पास कृष्ण श्रिता है। तो देखिए कृष्ण और श्रिता, श्रित साथ में जुड़ गया, तो इस कारण से यहाँ पे कौन सा समास माना जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो जब इसका विग्रह कार्य करेंगे तो क्या रूप बन रहा है? कृष्णम श्रिता है, ऐसा बन जाएगा। फिर है नर्क पतित है, तो पतित शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी कौन सा समास करेंगे? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो देखिए क्या लिखा है? नरकम पतित है। ऐसे ही स्वर्ग गत है, तो गत शब्द जुड़ने के कारण से यहाँ पे कौन सा समास माना जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष समास। तो स्वर्गम गत है। तो इस प्रकार से ये द्वितीयांत का प्रथमांत के साथ क्या हो जाता है? समास हो जाता है। तो नेक्स्ट व्यधिकरण तत्पुरुष समास का भेद है तृतीय तत्पुरुष समास। देखिए ये क्या कहता है? यदि किसी शब्द में द्वितीय पद के रूप में पूर्व, सदृश, सम, ऊन अथवा इसके समानार्थी शब्द जैसे कलह, कलह, निपुण, मिश्र, सुलक्षण आदि शब्द लिखे हुए होने पर तृतीय तत्पुरुष समास माना जाता है। अर्थात किसी भी सामासिक पद के दूसरे पद के रूप में यदि इन शब्दों में से कोई एक शब्द होता है तो वहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास माना जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। माश पूर्व है, तो यहाँ पे पूर्व शब्द आ गया, तो इस कारण से यहाँ पे देखिए तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे हम, मासीन पूर्व है। ऐसे ही मातृ सदृश है, तो सदृश शब्द आने के कारण से मातृ जो शब्द है उसमें मात्रा सदृश है, अर्थात मात्रा में द्वितीय विभक्ति कर दी हमने। गुड़ मिश्र है, तो गुड़ मिश्र शब्द आने के कारण से यहाँ पे गुड़ शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीय, तो गुड़ेन मिश्र है। तो इस प्रकार से इनमें तृतीय तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके साथ में कुछ अन्य ऐसे लक्षण होते हैं जिनमें भी तृतीय तत्पुरुष समास होता है, जैसे या तो कर्तावाचक हो, या तो कर्तावाचक हो या कोई करणवाचक हो, और उसके साथ में यानी अर्थात ये जो पूर्व पद है उसमें या तो कोई कर्तावाचक हो या फिर क्या होना चाहिए? करणवाचक होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और उसके साथ में कत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है, कत प्रत्यय से बना हुआ कोई शब्द जुड़ा हुआ है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विद के साथ में देखिए यहाँ पे कत प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तब भिन्न बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे नक भिन्न है, ऐसा रूप बन रहा है। नक भिन्न है जो शब्द है उसके अंदर नक, और भिन्न है जो शब्द बना है वो कत प्रत्यांत शब्द होने के कारण से यहाँ पे भी कौन सा समास माना जा रहा है? तृतीय तत्पुरुष समास माना जा रहा है। तो नक ही भिन्न है, तो इस प्रकार से रूप बन जाएगा कि नाखूनों के द्वारा काटा गया, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अगला उपभेद है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो इस समास का नियम क्या है उसको जान लेते हैं। यदि किसी सामासिक शब्द में दूसरा पद अर्थ, बलि, दारू, हित, सुख, रक्षित में से कोई लिखा होता है तो चतुर्थी तत्पुरुष समास माना जाता है। अब देखिए सबसे एग्जाम्पल्स को समझते हैं। द्विजार्थम, द्विजाय इदम, तो यहाँ पे देखिए अर्थम जो शब्द लिखा गया है, अर्थम, अर्थम की जगह हमने यहाँ पे इदम का प्रयोग किया है। ये क्यों किया है उसको हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए जो अर्थम जो शब्द है उसका जब हम प्रयोग करते हैं, अर्थ शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे ऐसोपद विग्रह मानी जाती है, और ऐसोपद जब विग्रह होती है तो अर्थ जो शब्द होता है उसका मूल शब्द जो होगा वही वहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए अर्थम जब जुड़ा होगा तो उसके साथ में मूल शब्द को कैसे प्रयोग करेंगे? जो मूल शब्द है उसमें पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? अयम लिखेंगे। ये तो कौन से में हो जाएगा? पुल्लिंग में। और यदि इसको स्त्रीलिंग में लिखना है तो हम लिखेंगे इयम, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और इसको यदि हमें नपुंसकलिंग में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? इदम, तो ये नपुंसकलिंग में इसका इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि द्विजार्थम, यहाँ पे जो द्विजार्थम अर्थम का जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो नपुंसकलिंग अर्थ के लिए हुआ है, इसलिए द्विजाय इदम का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। भूत बलि ही, तो यहाँ पे देखिए भूत बलि, भूतों के लिए बलि, तो भूताय बलि, तो बलि शब्द का प्रयोग होने के कारण से यहाँ पे चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया। यूप दारू, यूप दारू का मतलब यज्ञ के लिए लकड़ी, तो यहाँ पे भी देखिए यूपाय दारू, तो इस कारण से यहाँ पे दारू शब्द जुड़े होने के कारण से यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो नेक्स्ट है हमारा पंचमी तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि दूसरे पद में, अर्थात
बाद वाले पद में भय शब्द होने पर पंचमी तत्पुरुष समास माना जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे चोर भयम, दो पद हैं, चोर फर्स्ट प्रथम पद है और भयम द्वितीय पद है। तो चोर में ये भयम जो शब्द जुड़ा हुआ है वो देखिए दूसरा पद आ रहा है, तो इसलिए क्या बन गया चोरात भयम। सिंह भीत है तो वही भयभीत होने वाला डर वाला पद है, तो इस कारण से यहाँ पे सिंघात भीत है। अब कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं, जैसे रोग मुक्त है, तो ये मुक्त शब्द यहाँ पे आया है, यानी किसी कार्य से आप मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं, तो उस योग में भी पंचमी तत्पुरुष समास माना जाता है, तो रोगात मुक्त है। फिर है वृक्ष पतित है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है वृक्षात पतित है, यानी पतित शब्द के योग में भी पंचमी तत्पुरुष समास माना जाता है। लेकिन पतित शब्द के योग में द्वितीय तत्पुरुष समास भी माना जाता है। वो कैसे माना जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। देखिए वृक्षात पतित है, यानी वृक्ष से अलग हो रहा है, वृक्ष से गिर रहा है। अलग होने के अर्थ में तो कौन सा माना जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। और जब जैसे एग्जाम्पल दूंगा आपको द्वितीय विभक्ति का, तो उसमें जो कूपम पतित है, कूपम पतित है कुएं में गिरता है, तो कूप पतित है ऐसा वहां पे सामासिक पद बनता है, तो कुएं में गिरता है यानी में गिरता है, अंदर गिरने के योग में तो कौन सा समास माना जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। और अलग होने के अर्थ में कौन सा समास माना जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये पंचमी तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। जब प्रयुक्त सामासिक पद में कोई संबंध स्थापित होता है तो वहां पे षष्ठी तत्पुरुष समास माना जाता है। समझते हैं एग्जांपल से, राज पुरुष है अर्थात राजा का पुरुष, तो राजा से उस पुरुष का एक संबंध स्थापित हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। राज्ञः पुरुष है, यानी जिससे संबंध स्थापित होता है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो राजा से हो रहा है तो राजा में षष्ठी का प्रयोग हो गया। राष्ट्रपति, तो किसका स्वामी, राष्ट्र का स्वामी, तो राष्ट्र से पति, तो राष्ट्र से संबंध होने से राष्ट्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। विद्यालय, किसका आलय, किसका स्थान, विद्या का स्थान, तो विद्यायाः आलयः। इस प्रकार से ये षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग कर दिया जाता है। सप्तमी तत्पुरुष समास। जब किसी सामासिक पद में द्वितीय पद के रूप में सौंड, सठ, धूर्त, पंडित, वीर, कुशल, पटु, प्रवीण, अधि इत्यादि इनमें से कोई भी शब्द होते हैं तो ये मान लीजिए वहां पे तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष समास माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सभा पंडित है, सभा में पंडित, तो सभायाम पंडित है। रणवीर है, रणे वीर है अर्थात युद्ध के मैदान में वीर। अक्ष सौंड है, अक्षेशु सौंड है अर्थात पासा खेलने में या जुआ खेलने में निपुणता। सौंड का अर्थ भी क्या होता है, चतुरता या निपुणता मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये वैधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। परिभाषा क्या होगी इसकी, जब किसी तत्पुरुष समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय दोनों पदों में, सामासिक पद का विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास 2 प्रकार का माना जाता है, एक होता है कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा होता है द्विगु समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो आइए पहले जानते हैं हम कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में। कर्मधारय तत्पुरुष समास। सबसे पहले, जब किसी तत्पुरुष समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद किसी विशेषक के रूप में प्राप्त होता है तो वहां पे कर्मधारय तत्पुरुष समास माना जाता है। एग्जाम्पल देखें, उससे पहले मैं आपको कुछ विशेष बताना चाह रहा हूं। देखिए यहाँ पे जब आप सामासिक पद का विग्रह करेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या करना है हमें, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जब सामासिक पदों का विग्रह करें, 2 पद हमारे पास होंगे, दोनों पदों के बीच में इन दोनों लिंगों में क्या जोड़ेंगे, हम चासव का प्रयोग करेंगे। क्या जोड़ेंगे, चासव। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण सर्प है, तो कृष्ण है, चासव सर्प है, तो यहाँ पे देखिए सर्प जो पुल्लिंगवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पे बीच में किसका प्रयोग कर दिया हमने, चासव का प्रयोग कर दिया। फिर आती है बात नपुंसकलिंग की। नपुंसकलिंग में इन दोनों के बीच में हमें क्या जोड़ना है, चय तद जोड़ना है। किन दोनों के बीच में, सामासिक पदों का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में। जैसे नीलोत्पलम, नील यानी नीला, उत्पलम यानी कमल, तो यहाँ पे कमल का जो पुष्प है वो नपुंसकलिंग में आता है, तो देखिए हमने किसका प्रयोग किया, यहाँ पे चय तद का प्रयोग किया है। महात्मा, महान, चासव, आत्मा। आत्मा जो शब्द है वो पुल्लिंगवाची शब्द है
और इस कारण से यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है, चासो का प्रयोग। महर्षि, महान, चासो, ऋषि, तो ये महर्षि जो बनाया गया है वो भी किस में प्रयोग किया गया है, पुल्लिंगवाची। हरित मरीचिका, हरित मरीचिका यानी हरी मिर्च, तो हरिता, चासो, मरीचिका, तो मरीचिका जो शब्द है यानी मिर्च शब्द के लिए प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंगवाची है, इस कारण से यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया है, चासो का। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों का आप समास विग्रह कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों के बीच में चासो का प्रयोग करेंगे, और नपुंसकलिंग के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे चैतद का प्रयोग कर देंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है विशेष्य, अर्थात जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन पदों को विशेष्य कहते हैं। तो अब देखिए हमें पता कैसे चले कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो इस बात की पहचान करने के लिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि विशेष्य और विशेषण की पहचान कीजिए, तो आपको इस बात की पहचान करने के लिए ध्यान रखना है हमेशा प्रथम पद ही विशेषण होता है, हमेशा प्रथम पद ही विशेषण होता है और बाद वाला पद क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो इस प्रकार से ये विशेषण और विशेष्य भाव का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में अगली परिभाषा आती है, जब किसी सामासिक पद में एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है तो भी कर्मधारय तत्पुरुष समास माना जाता है। दो बातें यहाँ पे आई हैं, उपमेय और उपमान। इनको समझ लेते हैं कि उपमान और उपमेय क्या होते हैं। जिससे उपमा दी जाती है, अर्थात जिससे तुलना हमारी की जाती है उसको तो हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। और हमारी जो तुलना की जा रही है, जो हम हैं, जो सब्जेक्ट में आ रहे हैं, जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ये चीज हो जाती है। अब देखिए इसमें उपमान के साथ में हमेशा एव का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ में, उपमान के साथ में। उपमान के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एव का। और एव का अर्थ क्या होगा, समान। तो जब भी देखिए आप, जब भी उपमान के साथ में एव को जोड़ेंगे तो उसका अर्थ समान के साथ में जुड़ेगा। जैसे पुरुष व्याघ्र है, पुरुष है, व्याघ्र है, एव, अर्थात व्याघ्र के समान पुरुष, सिंह के समान पुरुष हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, पुरुष व्याघ्र है कहलाएगा। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो ये उपमान के साथ में एव का प्रयोग हुआ है, यदि हम उपमेय के साथ में इसको कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसकी पहचान यही है कि इसमें ये कोई निश्चित नहीं है कि प्रथम पद या दूसरा पद ही उपमान या उपमेय होगा। उपमान की पहचान करने के लिए हमें यही तरीका अपनाना है कि उपमान के बाद में हमेशा एव का प्रयोग किया जाता है, और जो पद बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए पुरुष व्याघ्र है, पुरुष है, व्याघ्र है, एव, तो व्याघ्र क्या हो गया, उपमान, और पुरुष क्या हो गया, उपमेय। नरसिंह है, नर है, सिंह है, एव, तो सिंह के समान नर अर्थात मनुष्य, तो यहाँ पे सिंह क्या हो जाएगा, उपमान। इसी प्रकार घनश्याम है, घन एव श्याम है। अब देखिए अन्य कुछ भेद आते हैं कि विद्या धनम, विद्या एव धनम, एव के स्थान पे एव का प्रयोग हुए, ये क्या है, ये बताया जा रहा है कि रूपक अलंकार, एक अलंकार होता है रूपक अलंकार की, जहाँ पे हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार को बताने के लिए भी कर्मधारय समास का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे विद्या धनम, तो यहाँ पे विद्या को धन बताया गया है, अर्थात यहाँ पे रूपक अलंकार की हमारे पास आवृत्ति हो रही है। तो इस कारण से इस एव के स्थान पे, देखिए एव के स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे हम, एव की जगह क्या कर देंगे, एव कर देंगे। एव की जगह क्या हो जाएगा, एव, और इसका अर्थ क्या होता है, ही। इसका अर्थ क्या माना जाता है, ही। तो देखिए इस चीज को हम समझ लेते हैं कि विद्या धनम, विद्या एव धनम, ज्ञान औषधि, ज्ञानम एव औषधि, यानी ज्ञान ही औषधि है और विद्या ही धन है। तो इस प्रकार से इनके अर्थ हो जाएंगे। तो ये कर्मधारय के मुख्य जो भेद होते हैं वो आपको मैंने बताए हैं। अगला समास है इसमें द्विगु तत्पुरुष समास। परिभाषा क्या हो जाएगी, संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात ऐसा समानाधिकरण तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, तो वहां पे प्रायः द्विगु तत्पुरुष समास माना जाता है। दूसरी बात, द्विगु समास में बनने वाले सामासिक पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में बनते हैं।
इस समास में विग्रह कार्य करते समय दोनों पदों को संख्या के अनुसार षष्ठी विभक्ति में लिखकर आगे समाहार जोड़ दिया जाता है। अर्थात संख्या के अनुसार का तात्पर्य क्या है कि देखिए मानिए 2 की संख्या आ जाती है तो षष्ठी विभक्ति द्विवचन, 2 से अधिक की संख्या आती है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे सामासिक पद है और विग्रह है। पहले विग्रह हम ले रहे हैं, द्विगुः सामासिक पद है, द्वयोः गवोः समाहार है। तो यहाँ पे द्वि देखिए 2 द्विवचन का आ रहा है तो इसलिए हमने षष्ठी विभक्ति द्विवचन कर दिया, और यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन और आगे क्या जोड़ दिया, समाहार। त्रिरात्रम, तो त्रि जो शब्द है वो 3 के यानी बहुवचन का है, और यहाँ पे रात्रम जो शब्द है वो स्त्रीलिंग वाची है, इस कारण से स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो त्रिस्त्रीणाम रात्रिणाम समाहार है। पंचपात्रम, तो पंचानाम पात्राणाम समाहार है। तो इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद थे, मुख्य रूप से जो 10वीं क्लास तक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मुख्य भेद थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्रश्न या सुझाव हमें कमेंट करें। टेक केयर।